बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 12th लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कैश बुक की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की थी, थर्ड ट्रिपल कॉलम की। आज जो है रिकन्सिलिएशन की तरफ चलते हैं। रिकन्सिलिएशन मुख्तलिफ लेजर्स की होती हैं, ठीक है जी। रिकन्सिलिएशन कहते कैसे किसे है, पहले ज़रा वो सीखते हैं। भाई, जब दो बंदों के दरमियान भी कई डिफरेंसेस हो तो अमूमन उनके डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए भी रिकन्सिलिएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन एज एन अकाउंटेंट लोग, उनके कहाँ मसले हो सकते हैं, अमूमन लेजर्स में ही होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पार्टी है, उसका नाम है मिस्टर ख़ान। मिस्टर ख़ान का लेजर जो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, हो सकता है वो मेरे लेजर के मुताबिक 10,000 है, लेकिन मिस्टर ख़ान के अपने खाते के मुताबिक हो सकता है वो 11,000 हो। तो ये जो दो लेजर्स के दरमियान के क्लोजिंग का मसला है, मेरे पास 10,000 का बैलेंस है और उसके पास 11,000 का, इस मसले को ख़त्म करने के लिए रिकन्सिलिएशन बनाई जाती है, ठीक है। मेरे और उसके लेजर को आमने सामने रख के देखते हैं और उसमें जो फ़र्क होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और रिज़ॉल्व करते हैं, मसले का हल निकालते हैं कि भाई ये दो बैलेंसेस में फ़र्क क्यों है। तो वो रिकन्सिलिएशन लेजर्स, पार्टी लेजर्स की होती है। पार्टी मतलब आपका अकाउंट रिसीवेबल या पेएबल जो भी है। यहाँ पे जो आज बात होगी वो बैंक रिकन्सिलिएशन की। भाई, बैंक की रिकन्सिलिएशन कब बनती है? हमने जब लेजर्स बनाए थे उसमें हमने बैंक का अकाउंट बनाया था, अगर याद हो आप लोगों को। तो बैंक का जो अकाउंट होता है एक्चुअली बैंक का लेजर, तो हम ये इसको इस तरह बनाते हैं। इसको मैंने कहा था कि इसको बैंक बुक भी कहते हैं। बैंक का जो रिकॉर्ड हम बनाते हैं, अकाउंटेंट अपने कारखाने में या अपने दफ्तर में, उसको हम बैंक अकाउंट और बैंक बुक भी कह सकते हैं। बैंक बुक का अकाउंट कैसे होता है? इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, लेट से वो 1,000 था। सेल हुए हैं तो सेल की पेमेंट यहाँ पे आई, लेट से 10,000। लोन हमने लिया है 5,000 का और हमने फर्नीचर परचेज़ किया है। ये मैं 4,000 का, ये मैं जस्ट समझने के लिए कुछ एंट्रीज लिख रहा हूँ। वैन ख़रीदा है हमने कोई 4,000 और ये 9,000 का, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 16,000। इस साइड पे भी 16,000, टोटल 16,000 से 9, 3,000 बैंक का कैरी डाउन बैलेंस हो, ठीक है। ये बैंक का अकाउंट जो हम अपने पास बनाते हैं इसको कहते हैं बैंक बुक। इसी तरह का एक लेजर बैंक वाले अपने पास बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरा एमसीबी बैंक है और ये एमसीबी बैंक जो है अपने पास भी मेरे नाम का एक लेजर बना रहा होगा। एमसीबी बैंक के पास हज़ारों लोगों के अकाउंट्स होंगे। लेट से मेरी कंपनी का नाम है एबीसी, तो एबीसी के रिकॉर्ड में बैंक एमसीबी का ये लेजर है, लेकिन बैंक के पास ये कैसे बना होगा? ये मैंने ऐसे क्यों बनाया है? क्योंकि बैंक मेरा एसेट होता है, उसमें मैं पैसे डालता हूँ तो वो इंक्रीज़ होता है, जब उससे मैं पैसे निकालता हूँ तो वो क्या है, डिक्रीज़ होता है। और उसका क्लोजिंग बैलेंस जब इस साइड पे आया हो तो वो डेबिट बैलेंस है और वो मेरा एसेट होता है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस है। लेकिन अगर मेरे पास क्रेडिट फैसिलिटी हो, रनिंग फाइनेंस हो, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। अब ये लेजर बैंक ने कैसे बनाया होगा? बैंक जो एमसीबी है उसके अपने रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे अकाउंट होंगे। अगर आपने देखा हो तो बैंक के अकाउंट नंबर होते हैं। हो सकता है उसके पास मेरा नाम आ रहा हो ABC और साथ में मेरा 015345 एक लंबा सा नंबर हो। उनका भी लेजर अगर टी फॉर्म में बनाएंगे तो इस तरह बना होगा। उनके पास इस लेजर का ओपनिंग बैलेंस होगा इसके अपोजिट 1,000। ये क्यों? इसका क्लोजिंग बैलेंस उनके पास होगा कैरी डाउन 3,000 और उनके पास यहाँ पे 10,000 क्रेडिट होंगे, 5,000 क्रेडिट होंगे और 4,000 डेबिट होंगे और 9,000 डेबिट होंगे। इनके नाम सामने उन्होंने अपने कुछ नाम लिखे होंगे और ये उनका लेजर कुछ इस तरह होगा, 16,000 और 16,000। भाई, मेरे पास इस तरह बन रहे तो बैंक वाले इसको उल्टा क्यों बनाएंगे? क्योंकि बैंक मेरा एसेट है,
लेकिन बैंक वालों के लिए मैं उनकी लाइबिलिटी हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं बैंक में पैसे रखता हूँ तो मेरा बैंक के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, जो कि बाद में बैंक ने मुझे पे करना होता है। तो बैंक जब मैं बैंक को पैसे देता हूँ तो बैंक अपने कैश को डेबिट करेगा और ABC के नाम से लाइबिलिटी को क्रेडिट करेगा। ठीक है ना? तो मेरा बैंक मेरा एसेट है, लेकिन बैंक की मैं क्या हूँ? लाइबिलिटी। मैं अगर लेजर बनाऊंगा तो इस तरह, और अगर बैंक बनाएगा तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट उसने बनाया होता है। और इसको हम आम जुबान में बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं और इसको पासबुक भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक ये अमूमन टी लेजर नहीं बनाता। बैंक इसको वो ट्रिपल कॉलम लेजर बनाता है जो मैंने समझाया था लेजर्स में, इसमें डेट, पर्टिकुलर्स और डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस उस फॉर्मेट ट्रिपल कॉलम में। ठीक है जी, ये टी फॉर्मेट में है, वो वहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक लेजर होता है। बैंक अमूमन उस कंटेक्ट उसी तरह बनाता है। तो रिकॉर्ड बैंक का हम बनाते हैं अपने पास बैंक का अकाउंट, उसको बैंक बुक कहते हैं। लेकिन बैंक जो अपने पास रिकॉर्ड बनाता है हमारा या किसी भी क्लाइंट मतलब कस्टमर का, उसको आम ज़ुबान में बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं और इसको पासबुक भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम सीख लें। अच्छा जी, अब बैंक रिकन्सिलिएशन कब बनता है? ये किसी ख़ास तारीख पे बनता है। अगर आपने देखा हो तो हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लिखते हैं एज 8/31/12/24 जो भी है। तो इसी तरह ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी एक ख़ास दिन पे बन सकता है। कुछ बड़ी कंपनियां इसको डेली बेसिस पे भी बनाती हैं, कुछ कंपनियां इसको वीकली बेसिस पे बनाती हैं, कुछ कंपनियां इसको मंथली बेसिस पे बनाती हैं, कुछ क्वार्टरली, कुछ हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, कुछ ईयरली। ठीक है, हमें पेपर में कैसे हम बनाएंगे, फ्यूचर में जब हम बिज़नेस में जाएंगे तो वो अपनी कंपनी की पॉलिसी की बेस पे देखेंगे कि हमारी कंपनी वाले किस पीरियड का बनाते हैं, किस दिन पे बनाते हैं, तो उसके मुताबिक हम बनाएंगे। हमारा यहाँ पे जो है भाई, हम पेपर्स में सवालात कैसे आएंगे, रियल टाइम में होता क्या है भाई, पेपर में भी रियल टाइम में भी मसले बैंक स्टेटमेंट और बैंक बुक के दरमियान जब बैलेंस का फ़र्क हो तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। कब बनाएंगे? जब इसका क्लोजिंग बैलेंस और इसके क्लोजिंग बैलेंस में फ़र्क होगा। ठीक है, अगर सेम है तो बैंक रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पार्टी लेजर्स में फ़र्क की वजह से रिकन्सिलिएशंस बनते हैं, यहाँ पे बैंक के बैलेंस में जब फ़र्क होगा तो उसके लिए भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। कुछ लोग इसको कहते हैं बैंक रेक के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको रेक्स भी कहते हैं। भाई काइंडली प्रोवाइड, जब हम ऑडिट पे जाते थे तो हम क्लाइंट से कहते थे कि काइंडली रेक्स प्रोवाइड कर दें जब बैलेंसेस में फ़र्क होता था। ठीक है जी, अब फ़र्क किन वजूहात की वजह से आ सकता है? हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम सीख ले कि भाई किन किन वजहों से इनके फ़र्क आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये फ़र्क को सीखें, ये नाम सीख ले जो हम बनाते हैं इसको बैंक बुक, जो बैंक वाले बनाएंगे इसको बैंक स्टेटमेंट। पेपर में कभी कभार आपको ये दोनों दिए होंगे, इन दोनों के फ़र्क निकाल के आपने रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। इनके ये दोनों आपके सामने रखे होंगे। रियल लाइफ में भी जब आप फ्यूचर में अकाउंटेंट बनेंगे तो ये और ये आपके सामने पड़े होंगे, आपका बनाया हुआ बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट जो कि इस फॉर्मेट में दिया होगा वो आपके सामने होगा। ठीक है जी, उसमें आप रियल टाइम में इसके डेबिट्स को अपने डेबिट्स के साथ चेक करते हैं, इसके क्रेडिट को अपने क्रेडिट्स के साथ चेक करते हैं, ताकि देखें आपका जो बैंक बुक होगा। अमूमन कंपनियों में ये बैंक बुक भी इस तरह फॉर्मेट में बना होता है, क्योंकि एक्सेल में बना होगा या सॉफ्टवेयर्स में। और बैंक वाले भी ट्रिपल कॉलम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पर्चों की हद तक हम टी कॉलम को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क है नहीं, बस सिर्फ फॉर्मेट का फ़र्क है। तो हम अपने डेबिट्स को उसके क्रेडिट्स के साथ चेक करेंगे और अपने क्रेडिट्स को उसके डेबिट्स के साथ, क्योंकि जो हमारे क्रेडिट्स हैं वो बैंक के डेबिट हैं। हमारा ये साइड जो होता है वो बैंक के इस साइड के साथ चेक करते हैं, और हमारा जो ये साइड होता है इसको बैंक के इस साइड के साथ चेक करेंगे। इसमें अगर कोई फ़र्क होंगे तो वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में पोस्ट करेंगे। कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना सीख लें कि भाई फ़र्क किस वजूहात से आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने वैन वालों को ये चेक दिया था 9,000 का। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने ये 9,000 का चेक दिया है
1/1/24 को। जब भी आप चेक साइन करते हैं और किसी को देते हैं तो ये बैंक का जो ये चेक है ये 6 महीने तक वैलिड होता है। ये क्लाइंट, मैंने ये चेक दिया वैन को, लेट्स से वैन मैंने सुजुकी से ख़रीदा था। सुजुकी को मैंने चेक दिया, सुजुकी वाले ने वो चेक ड्रायर में रख दिया, अभी बैंक के पास गए ही नहीं। वो कहते हैं कि हम 10 चेक इकट्ठे होंगे तो बैंक में जमा करेंगे, ये मिसाल उनकी पॉलिसी है। तो भाई ये चेक जो है मैंने दिया था 1 मार्च 2024 को, और उन्होंने तकरीबन ये वो चले गए तकरीबन मार्च में, 31 मार्च 24 को उन्होंने वो चेक बैंक में डाला है। तो अगर इस तारीखों के दरमियान मैं तो अपने पास एंट्री कर लूँगा ना, जब मैं चेक दे दूँगा तो मैं वैन डेबिट और बैंक क्रेडिट के नाम से एंट्री कर दूँगा। लेकिन जब तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं होगा, चेक का मैकेनिज़्म कैसे होता है पहले इसको समझें। जब भी मैं किसी कस्टमर को चेक दूंगा तो वो कस्टमर जाता है और अपने बैंक में वो चेक जमा करता है। मिसाल के तौर पर उसका बैंक जो है वो है मीज़ान, सुजुकी का मीज़ान में अकाउंट है, तो वो चेक मीज़ान में दाखिल कराएगा कि भाई ABC कंपनी ने मुझे ये चेक दिया है, ये काइंडली आप अपने पास मेरे अकाउंट में जमा कर दें। मीज़ान वाले क्या करते हैं, वो मेरे बैंक को कांटेक्ट करेंगे, इस वाले को, इस यहाँ पे MCB को, कि भाई इस बंदे ने मुझे 9,000 रुपये का चेक दिया है, मेरे कस्टमर ने। मीज़ान कहेगा मुझे सुजुकी ने दिया है, जो कि आपके कस्टमर ने, ABC कंपनी ने उनको दिया है, गाड़ी ख़रीदी है उनसे। देख ले आपके पास इतना बैलेंस है, तो अगर इसके पास वैलिड बैलेंस होगा तो वो इसको कहेगा कि भाई हाँ है, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो MCB बैंक जो है वो मेरे अकाउंट से पैसे यहाँ मीज़ान बैंक में सुजुकी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। सिनेरियो की समझ लग गई? दोबारा समझाता हूँ ज़रा डिटेल में। एक रफ पेज निकालता हूँ। देखो मैकेनिज़्म कुछ इस तरह होता है, इस मैकेनिज़्म को समझे। मैं हूँ ABC कंपनी, ठीक है जी, मेरा बैंक है MCB, सुजुकी जिससे मैंने गाड़ी ख़रीदी है उसका बैंक है मीज़ान। मैं यहाँ पे चेक लिखूँगा कि भाई 9,000 रुपये गाड़ी ख़रीदी है, और वो मैं किसको दूंगा, सुजुकी को। सुजुकी क्या करेगा, अपने बैंक को दे देगा कि भाई ये मेरे अकाउंट में इससे 9,000 रुपये जो है इसका चेक इन्होंने मुझे दिया है। मीज़ान वाले वो चेक उसकी स्कैन कॉपी भेजेंगे MCB को कि भाई आप देख लो आपके पास इस बंदे के अकाउंट में 9,000 रुपये का बैलेंस है। अगर ये कहेगा ठीक है तो ये इसको रिप्लाई करेगा, और यहाँ से इसके पास जो मेरा अकाउंट है ये वाला 0153 वाला, इससे पैसे काट देगा 9,000 रुपये, और यहाँ पे मीज़ान में जो सुजुकी का लेजर होगा उसमें उसको डिपॉजिट कर देगा। ठीक है जी, मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के इसके अकाउंट में डाल देंगे। तरीक़ेकार ये होता है। अब ये तरीक़ेकार, इस तरीक़ेकार पे भी 2-3 दिन लग जाते हैं, और जब अमूमन क्लाइंट्स चेक बैंक में जमा भी नहीं कराते, हफ्तों में उनके पास कंपनी में पड़ा होता है, तो ये जो दरमियान में कभी कभार, मिसाल के तौर पर हमारा जो है रिकन्सिलिएशन इस तारीख को बन रहा है, और हमने चेक दिया था 31/10 को, और बैंक वालों ने वो 31 जनवरी 2025 में सुजुकी ने इनको बेचा। तो भाई ये जो 20 में मैंने जिस तारीख को 31/12/24 है ये वाला, इसको मैंने रिपोर्टिंग तो करनी है ना, बैलेंस शीट बनाना है सारा कुछ, लेकिन उस दिन क्या होगा, यहाँ पे तो मेरा बैलेंस 9,000 होगा, लेकिन इस बैंक ने ये एंट्री नहीं की होगी, इसका बैलेंस क्या होगा, 12,000। ठीक है ना। तो ये फ़र्क जो 9,000 रुपये का आ रहा है, हम क्या करेंगे कि भाई हमने तो क्लाइंट को चेक दिया था, लेकिन क्लाइंट ने वो चेक अपने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो उसको कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक कौन से चेक होते हैं, वो चेक जो हम क्लाइंट को दें, वो इसको अपने पास उर्दू में लिख दें, वो चेक्स जो हम अपने क्लाइंट को दें और अभी तक उन्होंने अपने बैंक में जमा ना किए हो,
तो भाई जब उन्होंने अभी तक जमा नहीं किए होंगे अपने बैंक में तो मेरे बैंक से भी पैसे कटे नहीं होंगे। तो ये एक है अनप्रेजेंटेड चेक्स की वजह से हमारा फ़र्क आ सकता है। ठीक है, ये सिनेरियोज़ हैं मुख्तलिफ। दूसरा भाई, ये जो मैंने सेल की थी ये वाला, ये 10,000 रुपये का, ये हो सकता है मैंने मिस्टर ख़ान को की हो। ठीक है, मिस्टर ख़ान ने मुझे 10,000 रुपये का चेक दिया, लेकिन मैंने अपने साथ कारखाने में रखा है, अभी मैंने बैंक में अपने बैंक में जमा नहीं किया। तो अगर ये बैलेंस मेरा नहीं होता, ये मैंने नहीं जमा किया होता बैंक में, अपने पास रखा होगा, तो मैंने तो एंट्री की होगी ना। मैंने क्या किया होगा, बैंक डेबिट और सेल क्रेडिट, लेकिन ये चेक मैंने अपने पास रखा है, अभी बैंक में नहीं दिया, तो बैंक के पास ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि अभी तक मैंने जमा नहीं किया होगा। तो इस केस में बैंक का बैलेंस क्या होगा, अगर ये 9,000 की एंट्री हो तो हमारा बैलेंस 3,000 का था ना, ये एंट्री हो तो मेरा, अगर मैंने ये वाला चेक ना दिया हो तो मेरा बैलेंस जो है वो कितना होगा, वो कम हो। लेट से ये है, ये 9,000 की एंट्री भी नहीं है तो 12,000 का बैलेंस है ना। अगर ये मैं ये एंट्री नहीं डालूंगा तो मेरा बैलेंस जो है वो 2,000 में आ जाएगा। ठीक है जी। तो जब भी कोई कस्टमर मुझे चेक दे या कोई बंदा मुझे चेक दे और उसकी मैं एंट्री कर लूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपने बैंक अकाउंट में वहाँ पे जमा नहीं किया होगा अपने बैंक में, तो उसकी वजह से भी फ़र्क आ सकता है और उसको कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक। ठीक है, अमूमन जब लेट से मैं एंट्री कर भी लूँ, ठीक है, अगर मैंने एंट्री अपने पास की हो लेकिन अगर मैंने बैंक में जमा कर भी दिया हो तो कभी कभार ऐसे होता है कि बैंक में हफ्तों लग जाते हैं वो चेक की क्लियरेंस में। ये जो मैकेनिज़्म होता है ना, ये वाला जो मैकेनिज़्म होता है, इस पे भी आजकल भी तो खैर एक दिन लग जाता है क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, लोग स्कैन फॉर्म में चीज़ें भेजते हैं बैंक टू बैंक, लेकिन पहले ये डाक के थ्रू होते थे और इस पर 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाते थे। तो मैं कहता हूँ जब भी मेरा कोई सेल हो या कोई बंदा मुझे चेक दे और मैं अपने साथ इंटर कर लूँ बैंक बुक में, लेकिन अभी बैंक ने उसको क्रेडिट ना किया हो किसी वजह से, तो उसको कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। ठीक है जी, इसकी वजह से भी फ़र्क आ सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ और चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर बैंक चार्जेस की एंट्री बैंक ने अपने पास की है, लेकिन मुझे तो पता नहीं होता ना। जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आएगा तब मुझे पता चलेगा कि मेरे बैंक के कितने चार्जेस कटे हैं। तो बैंक ने अगर चार्जेस यहाँ पे रिकॉर्ड किए हो लेकिन मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड ना हो, तो उसकी वजह से भी फ़र्क आ सकता है बैंक चार्जेस की वजह से। ठीक है जी। किसी ने मेरे बैंक में ऑनलाइन पैसे भेजे हो 10,000 और अभी तक मुझे पता ही ना हो, तो उसकी वजह से भी फ़र्क आ सकता है अननोन एंट्रीज़ की वजह से, जो ऑनलाइन क्रेडिट्स हो लेकिन मुझे पता ना हो। एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे की फ़ी है माहाना 5,000 रुपये और मैंने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन की होती है एक लेटर के थ्रू या जो भी हो कि भाई आप हर महीने मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये काटा करें और मेरे बेटे के स्कूल के फ़ी के तौर पर वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया करें। इसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। मैंने अपने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दी है, हर महीने ये ट्रांजैक्शन होती रहेगी, लेकिन तो इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री यहाँ पे बैंक अपने पास क्रेडिट में करेगा। लेकिन अगर मैं भूल गया हूँ, मैंने ना की हो अपने साथ क्रेडिट में, तो क्या है बैंक अपने पास डेबिट साइड पे करेगा और मैं अपने साथ क्रेडिट साइड पे करूँगा। लेकिन अगर मैंने वो एंट्री ना की हो तो उसकी वजह से भी फ़र्क आ सकता है। तो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हम मेरे बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक के बैलेंसेस के दरमियान फ़र्क अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से भी आ सकता है, अनक्रेडिटेड चेक की वजह से भी आ सकता है, स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से भी आ सकता है, बैंक चार्जेस की वजह से भी आ सकता है, और ऑनलाइन जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स हो जो कि मुझे भी मालूम ना हो उनकी वजह से भी ये फ़र्क आ सकते हैं। भाई ये तो हमने सीखा कि भाई फ़र्क किन वजूहात से आ सकता है। हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे? आपको पेपर में ये दोनों भी दे सकते हैं, जिस तरह आम अकाउंटिंग के दुनिया में जब लोग रेक्स बनाते हैं तो अपने लेजर और बैंक वाले लेजर को कंपेयर करते हैं। कभी कभार पेपर में ऐसे सवाल भी आ सकता है, लेकिन अमूमन पर्चों में जो सवाल आते हैं उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा होगा कि भाई ये फ़लाने फ़लाने मेरे फ़र्क हैं, उन्होंने निकाल के आपको दिए होते हैं 2, 3 या 4।
उसको करेंगे कैसे, ज़रा सवाल को देखते हैं। अगर मैं आपकी किताब उठाऊँ ये वाला, तो इसमें फ्रैंकफर्ट में ये 24 नंबर चैप्टर है। ठीक है जी, 24 नंबर चैप्टर में अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम गौर से देखें, ये वाला, फ्रॉम द फॉलोइंग, बच्चे इसकी स्कैन अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 24.1। ठीक है जी, इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आपके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रा अप अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम डिटेल एज ऑन 31 दिसंबर 2019 फॉर टी हिगिन्स। ठीक है जी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले एक बात सीख लें, वो इंट्रीज जो बैंक ने अपने पास की हो और हमने अभी तक ना की हो, पहले हमें चाहिए कि वो इंट्रीज कैश बुक में कर लें, अपने कैश बुक को अपडेट करें। ठीक है, जो एंट्रियां इन्होंने की हो और अभी हमने ना की हो, उनको अपने पास कर लें और अपना कैश बुक अपडेट करें। कैश बुक अपडेट करने के बाद जो बैलेंस है उसका और इन दोनों बैलेंसेस का फ़र्क जो है वो रिकन्सिलिएशन में डालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना कैश बुक अपडेट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा हो कि भाई पहले कैश बुक को अपडेट कर लो, तो फिर आप पहले अपने कैश बुक को बनाएंगे, उसके बाद दोनों के फ़र्क को रिकनसाइल करेंगे। लेकिन अगर पेपर क्वेश्चन में ना कहा हो तो सारा कुछ रिकन्सिलिएशन में डालें। ठीक है जी, आम जिंदगी में जब आप अकाउंटेंट बनेंगे तो भी आप सबसे पहले अपना कैश बुक वो अपडेट करेंगे, उसके बाद रिकन्सिलिएशन बनाएंगे। लेकिन पर्चे में अगर पूछा हो कि भाई रिकन्सिलिएशन से पहले कैश बुक अपडेट करो, तो सबसे पहले कैश बुक को अपडेट करोगे, उसके बाद रिकन्सिलिएशन को बनाओगे। इसमें कुछ सवालात हैं जो कि हम करेंगे। पहला सवाल है 24.1, इसमें कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रा अप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, और टी हिगन की। लेकिन इसमें यह नहीं कहा कि भाई ये पहले अपना कैश बुक अपडेट करो। जब ना कहा हो तो खैर पेपर में ना बनाया करो, लेकिन आम जिंदगी में जब आप अकाउंटेंट बनोगे तो सबसे पहले अपना कैश बुक अपडेट करोगे। अच्छा जी, इसमें इसने कहा है कैश एट बैंक एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। भाई ये बैंक बुक जो है ये कैश ट्रिपल कॉलम कैश बुक में या डबल कॉलम कैश बुक में बना होता है ना, इसका कॉलम होता है। तो वो कहता है कैश एट बैंक एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इज़ 5300। इसका मतलब है जो मेरा बैंक बुक का बैलेंस है वो 5300 है, और इसने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि ये डेबिट बैलेंस है। अगर सवाल खामोश हो तो जो बैलेंस होगा वो फेवरेबल बैलेंस होता है। भाई बैंक में मेरे पैसे होंगे तो डेबिट होंगे ना, तो वो फेवरेबल है ना, अच्छी बात है ना। तो जब कुछ ना कहा हो तो भाई जो फेवरेबल सिचुएशन है उसको कंसिडर करो, ये डेबिट बैलेंस है। तो भाई जो मेरा बैलेंस इज, आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले टॉप पे हेडिंग दोगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज 8। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीट बनाते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे ताकि आप लोग सीख लें। एक मिनट, ये मैं क्वेश्चन नंबर 14.1, इसमें मैं कहूँगा इन द बुक्स ऑफ, या इन द बुक्स ना लिखें, इसको कहे क्योंकि ये एक स्टेटमेंट तो प्रॉपर है नहीं जो कि रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसको एक काम करें, इसका हेडिंग इस तरह दे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, लेट से मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ABC बैंक, पेपर में अगर कुछ ना हो तो ये ना लिख के और ऑफ भी ना लिख के, लेकिन अगर रियल टाइम में हो तो ये बना लें एज 31 दिसंबर 19, जो क्वेश्चन का डेट है। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास जोन सा भी बैलेंस हो, देखिए आप इस बैलेंस से इस बैलेंस की तरफ भी जा सकते हैं और इस बैलेंस से इस बैलेंस की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों एक को ऊपर लिखेंगे दूसरे के नीचे, तो कैसे करेंगे, दोनों को करते हैं। इस सवाल में अगर आप देखें तो कैश एट बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब मेरे रिकॉर्ड का जो बैलेंस है वो 5300 रुपये 5300। उसके बाद ये है अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं। चेक्स रिसीव्ड एंड पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट अपीयर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट, वो चेक्स जो हमें मिले हैं
ये है एक्चुअली अनक्रेडिटेड चेक्स, ठीक है। क्रेडिट ट्रांसफर रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट इंटर्ड इन द कैश बुक। ऑनलाइन जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र आए हैं वो इतने हैं, कैश एट बैंक एज पर द बैंक स्टेटमेंट, और बैंक का बैलेंस इतना है। मेरे पास बैलेंस है वो है 5300, और जो बैंक के पास बैलेंस है वो 6215। ये मेरे पास क्लोजिंग आ रहा है, बैंक का क्लोजिंग ये है, इन दोनों का फ़र्क है। इन दोनों में से कोई सा भी बैलेंस आप टॉप पे ले सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे लेता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक, जो मेरा ये वाला कैश बुक, एक्चुअली इसको बैंक बुक रहना चाहिए, लेकिन जब उसने सवाल में कैश बुक का कहा है तो मैं इसका मतलब है कि वो ट्रिपल या डबल कॉलम कैश बुक के उसके मुताबिक बना रहे हैं, तो मैं उसकी वर्डिंग्स यूज़ करता हूँ। भाई वो कितने हैं 5300, ये है मेरा बैलेंस। इसके ऊपर डॉलर या पाउंड फिगर लिखते हैं, आपके क्वेश्चन में पाउंड है तो पाउंड लिखते हैं। तो बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा बैलेंस 5300 रुपये है। इसको मैंने इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करूँगा और कुछ चीज़ें मैं इससे लेस करूँगा, तो मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो मेरा बैंक का बैलेंस आना चाहिए। भाई अनप्रेजेंटेड चेक्स किसको कहते हैं? ये वो चेक्स हैं जो हम किसी कस्टमर को या अपने किसी सप्लायर को दें और अभी तक उसने अपने बैंक में प्रेजेंट नहीं किए। तो भाई इसकी एंट्री मैंने अपने कैश बुक में की होगी ना, ठीक है, लेकिन अभी बैंक में नहीं की है, बैंक ने अपने पास एंट्री नहीं की क्योंकि बैंक के पास अभी वो चेक ही नहीं आया। तो भाई मैंने अपने पास उसको ऐड किया है, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको अपने रिकॉर्ड में क्रेडिट नहीं किया। मैंने क्या किया, डेबिट कर सॉरी अनप्रेजेंटेड चेक है, मैंने क्रेडिट कर लिया है अपने पास, ठीक है। ये मैंने वर्डिंग्स में लिखते हैं, जो अपने कस्टमर या अपने सप्लायर्स को दे और अभी तक उन्होंने अपने बैंक में जमा ना किया हो। तो भाई अनप्रेजेंटेड चेक्स वो हैं जो मैंने अपने पास एंट्री की होगी, मैंने अपने रिकॉर्ड से उसको माइनस किया होगा, क्रेडिट कर चुका हूँ, लेकिन बैंक ने अभी अपने पास उसको डेबिट नहीं किया, ठीक है। तो मैं जब यहाँ से निकाल चुका हूँ तो इसका मतलब है अगर मैं बैंक के बैलेंस की तरफ जाऊँगा तो मुझे चाहिए कि ये मैं अपने पास वापस ऐड कर लूँ, क्योंकि बैंक ने पास रिकॉर्ड नहीं किया। रिकन्सिलिएशन में वो चीज़ें आती हैं जो एक में रिकॉर्ड हो दूसरे में ना हो। तो भाई मैंने रिकॉर्ड की है, मैंने चेक अपने पास क्रेडिट किए होंगे, अपने सप्लायर्स को पेमेंट्स के लिए चेक दिए हैं, लेकिन बैंक ने अभी रिकॉर्ड नहीं किए, तो उसको मैं वापस ऐड कर दूंगा। अनप्रेजेंटेड चेक, ये कितने रुपए के हैं? ये है 1640 रुपए के, ठीक है। इसके बाद ये मैंने माइनस किए थे तभी मैं ऐड बैक कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो मसला ख़त्म हो बैलेंस के फ़र्क का। अनप्रेजेंटेड चेक का हो गया। चेक रिसीव्ड, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये ऐड ही होंगे, सिनेरियो के मुताबिक सीखना है कि किस बैलेंस से मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मेरा बैलेंस है, तो जब मैंने ऐड किया तो माइनस किया तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस सिनेरियो के मुताबिक ऐड हो रहा है, अगर सिनेरियो चेंज होगा तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऐड हो। अच्छा जी, चेक्स रिसीव्ड एंड पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट अपीयर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। भाई मैंने चेक्स रिसीव किए, अपने पास वो प्लस किए होंगे, डेबिट किए होंगे ना, लेकिन बैंक ने अपने पास अभी वो वहाँ पे नहीं डाले, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं लेस करूँगा और उसको जो वर्डिंग्स इसने दी हैं वही इस्तेमाल करूँगा। चेक या कह दूँगा अनक्रेडिटेड चेक्स, ठीक है। अनक्रेडिटेड चेक्स कितने रुपए के हैं? 970 रुपये के, और इसको मैं माइनस करूँगा। इसके बाद क्रेडिट ट्रांसफ़र रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू द बैंक। भाई बैंक ने अपने पास कुछ पैसे उनके मेरे अकाउंट में डायरेक्ट आए हैं, उसने ऐड किए हैं, लेकिन अभी तक मैंने ऐड नहीं किए हैं, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐड करने चाहिए ना। बैंक ने अपने पास जमा किए लेकिन मेरे पास नहीं है, तो फ़र्क है। तो भाई मैं क्या करूँगा, अपने बैलेंस के साथ ऐड करूँगा और उसको कहूँगा क्रेडिट ट्रांसफ़र रिसीव्ड। ये है क्रेडिट ट्रांसफर्स, ठीक है जी। इसको मैं अपने पास 245 रुपये ऐड कर दूंगा। तो इसके अलावा मेरे पास और इंट्रीज नहीं है, तो भाई ये दो ऐड हो रहे हैं और ये वाला माइनस हो रहा है। कैलकुलेटर, एक मिनट जी, मैं ज़रा अपना कैलकुलेटर देख लूँ। कैलकुलेटर इस वक्त मैं नहीं है, मैं लैपटॉप पे करता हूँ जी। अच्छा जी, लैपटॉप पे कैलकुलेटर के थ्रू अगर करूँ, कैलकुलेटर, अच्छा जी, मेरे पास है 1640 प्लस 245,
ये आ रहा है 1885 और 970 जो है वो मैं लेस कर दूंगा। ठीक है जी। तो मैं जब इसमें मैं ये ऐड करूंगा और ये माइनस करूंगा तो मेरे पास निकलेगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब 5300 है तो भाई 5300 में मैं प्लस कर दूंगा 1885 और माइनस कर दूंगा 970। तो भाई मेरे पास निकलेगा 6215 जो कि बिल्कुल देख ले बैंक के बैलेंस के मुताबिक है। तो ये वो फ़र्क है जिनकी वजह से मेरे और बैंक का बैलेंसेस का फ़र्क आ रहा है। तो वो हमने आइडेंटिफाई कर दिए, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ऑनलाइन क्रेडिट्स डायरेक्ट और अनक्रेडिटेड चेक्स। तो बैंक स्टेटमेंट ऐसे बनता है, सॉरी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टॉप पे यही हो, इसको हम रिवर्स भी बना सकते हैं। अगर मैं सबसे टॉप पे लिखता बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो वो मैं कैसे लिखता 6215। इसमें भी कुछ ऐड करने हैं और कुछ चीज़ें लेस करनी है। तो अगर मैं क्वेश्चन के मुताबिक चलूँ तो भाई सबसे पहले है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से होते हैं? जो मैंने अपने खाते से निकाले लेकिन अभी तक बैंक ने निकाले नहीं है, तो बैंक को चाहिए कि वो निकाल दे। तो जब बैंक निकालेगा तो उसको वो माइनस करेगा। अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने रुपए हैं? 1640 रुपये। इसके बाद दूसरा बैलेंस है चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट अपीयर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। भाई चेक्स हैं जो कि मैंने अपने रिकॉर्ड में अपने पास ऐड किए और बैंक को भेज दिए थे, लेकिन अभी ने बैंक ने अपने पास ऐड नहीं किए, तो बैंक को चाहिए कि उसको अपने पास ऐड कर दे। एन क्रेडिटेड चेक्स कितने रुपए के हैं? 970 के। ठीक है, देखिए जब फिगर बदल गया है तो उसके मुताबिक सिनेरियो के मुताबिक हम जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे, ये पहले वहाँ पे लेस हुई थी लेकिन यहाँ पे बैलेंस बैंक का है, तब जब बैंक की तरफ से सोचोगे जो बैलेंस ऊपर होगा उसके मुताबिक आप सोचोगे कि कौन सी चीज़ ऐड करनी है और कौन सी लेस करनी है। तो भाई जब भी बैंक कैश बुक का बैलेंस ऊपर हो तो अनक्रेडिटेड चेक और ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऐड हो रहे हैं, और अनप्रेजेंटेड चेक्स और ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऐड हो रहे हैं और अनक्रेडिटेड चेक्स माइनस हो रहे हैं। लेकिन जब बैंक का बैलेंस ऊपर लिखा है तो अनक्रेडिटेड चेक्स जो है वो ऐड हो रहे हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है वो माइनस हो रहे हैं। तो जब ऊपर के बैलेंस मुख्तलिफ होंगे तो इसके मुताबिक, लेकिन ये इसको गोटा ना करें, इसको समझ कर किया करें पेपर्स में भी। अच्छा जी, चेक्स रिसीव्ड, अच्छा जी ऑनलाइन क्रेडिट ट्रांसफर्स हैं, इसने यहाँ पे ऐड किए लेकिन मेरे बैलेंस में तो नहीं है ना। तो जब ये अपने बैलेंस से मेरे बैलेंस की तरफ आएगा तो इसको चाहिए, जब मेरे पास नहीं है तो इसको भी चाहिए कि ये डिलीट कर दे खुद से। ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो इसके पास रिकॉर्डेड है लेकिन मेरे पास नहीं है ना, तो ये अपने बैलेंस से निकाल देगा तो ये मेरी बैलेंस की तरफ आएगा। ठीक है जी, इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांसफर्स। कितने रुपए के हैं? 245 के। ये इसके पास ऐड थे ना, मेरे पास नहीं थे तब ये निकाल रहा है। इन दोनों को ऐड करूँगा तो इससे आएगा 1885 और यहाँ पे ये 970 आएगा। तो भाई जब मैं 6215 में ऐड करूँगा 970 तो इससे आ जाएगा 7185 और इससे फिर मैं माइनस करूँगा 1885 तो मेरे पास आ जाएगा 5300। ठीक है जी, तो इसको आप गौर से देख लें। ठीक है जी, तो आज जो हमने सीखा दोनों तरफ से, एक बैलेंस से नीचे आएंगे तो कैसे और दूसरे से, तो मैं कहता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आप एक काम करें, ये जो वीडियो में मैंने चीज़ें सिखाई हैं इनके नाम सीख लें। बैंक बुक पहले भी पढ़ाया है मैंने। बैंक स्टेटमेंट का नाम आ गया है कि भाई जो बैंक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। ये जो फर्दर है इनके बैलेंसेस का फ़र्क, इसको समझे कि अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से होते हैं कि जो हम बैंक को दे दे, अपने पास क्रेडिट कर दे और अपने किसी सप्लायर को दे दे और उसने भी बैंक में जमा ना किए हो तो हम माइनस कर देते हैं, लेकिन अभी बैंक ने अपने रिकॉर्ड से नहीं निकाला होगा। ये जो अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं, भाई हमें कोई कस्टमर चेक दे लेकिन हम अपने पास एंटर कर दे या बैंक को भिजवा दे और बैंक ने अभी तक एंटर ना किए हो। ठीक है, हम अपने पास रिकॉर्ड कर ले लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड ना किए हो। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स मुख्तलिफ, ये जो कुछ सिनेरियोज़ है जिसकी वजह से फ़र्क आता है,
और ये फ़र्क जो है ये दरमियान में सारे प्लस माइनस में मेंशन करते हैं, और ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं इसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। ये बनाएंगे तो ये भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है और बिल्कुल करेक्ट है, ये बनाएंगे तो ये भी ठीक है दोनों। लेकिन ये रिवर्स सिनेरियो में दोनों मैंने एक दूसरे के अपोजिट इसलिए बनाए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ लगे कि जब बैंक बैलेंस से अपने कैश बुक वाले बैलेंस से बैंक स्टेटमेंट वाले बैलेंस की तरफ आएंगे तो सिनेरियो क्या होगा, और अगर बैंक स्टेटमेंट वाले फिगर से बैंक कैश बुक वाले फिगर की तरफ आएंगे तो सिनेरियो कैसे होगा। इसके सामने लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक या कैश बुक कॉलम ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है, ये वो बैलेंस है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।